हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे फ्रेंड्स, और ये टेस्ट नंबर 16 है और ये फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, और इससे पहले 15 टेस्ट 1 से 15 तक का भी हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज जो एडुटेरिया का है, खान ग्लोबल स्टडी का भी टेस्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है फ्रेंड्स। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पे सारे कुछ अवेलेबल करवा दी हूँ। तो ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 16 जो फुल लेंथ टेस्ट है, और 70वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, और जो भी मैं वीडियो डालूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का कौन सा प्राचीन स्थल अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसमें बड़े जलाशय और नहरों का एक विस्तृत नेटवर्क शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे है ये? तो गुजरात में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। पहले क्वेश्चन यही देख लेंगे फ्रेंड्स कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो इसका होगा ऋग्वेद में सबसे पुराना है और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा के सबसे पुराने ग्रंथ में से एक है। तो बिल्कुल ये सही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को वेदत्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। तो ये गलत है बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि अथर्ववेद को वेदत्रयी में नहीं डाला गया है। ठीक है, ये तो वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी में डाला गया है फ्रेंड, न कि अथर्ववेद, तो इसलिए गलत हो गया। और नेक्स्ट है, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, जिसमें संगीता, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्नायक और उपनिषद होते थे। बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 सही था। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध संस्कृति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये देख लेंगे कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी। अशोक के काल में गौतम बुद्ध को भगवान के पद पर आसीन कर दिया गया था। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, अशोक के काल में नहीं किया गया था फ्रेंड्स, ये कनिष्क के टाइम में करा गया था। ठीक है, कनिष्क के टाइम में किया गया था, ना कि अशोक के टाइम में। तो ये गलत हो गया डी, और बाकी ये तीनों सही था, जिसमें जो लोग पारंपरिक आस्था में विश्वास करते थे उसे अस्तवीर या थेरवादी कहा जाता था, जिनका नेतृत्व महाकचायनन ने किए थे। और जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते थे उसे महासंघिक कहा जाता था, और इनका नेतृत्व महाकश्यप्या ने किए थे। चौथी बौद्ध परिषद में महासंघिक का प्रभुत्व था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों खोजों के अनुसार किस जनजातीय गणराज्य ने कई हजार तांबे के सिक्के जारी किए थे जो आर्थिक। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते, वो बहुत सारा आवाज़ आ रहा था। पुरातात्विकविद खोजों के अनुसार किस जनजातीय गणराज्य ने कई हजार तांबे के सिक्के जारी किए थे जो आर्थिक आदान प्रदान में उनकी भागीदारी को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा 4 का बी, योधेय। ठीक है, और ये कहाँ से थे फ्रेंड्स? तो ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से थे, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन को चुनना है, और ये भी पूछ रहा है कि कितने सही हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है, जिसमें चीनी सम्राट ताई त्योंग ने 643 मतलब 643 में हर्ष के दरबार में एक दूत भेजे थे। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और एक और बार भेजे थे 647 में भी किए थे, तो ध्यान रखिएगा, तो वो सही है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, थेरिकाथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी गई 73 कविताओं का संग्रह है। यह बौद्ध धर्म ग्रंथों के किस संग्रह का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुद्दक निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय के बारे में जान लेते हैं। तो खुद्दक निकाय क्या है? तो इसका खुदक निकाय, तो थेरिगाथा खुदक निकाय का हिस्सा है, जो पाली कैनन के सुक्त पिटक में 5 निकायों में से एक है। खुदक निकाय जिसका अर्थ होता है लघु संग्रह, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक किन प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि गुप्त युग में संघों का एक प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी होता था और संघ के
कानून लिखे जाते थे और उनके निर्णय आमतौर पर राजा द्वारा अनुमोदित होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति में ये चीज थे। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर था सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित पूछना है फ्रेंड्स, पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है, तो भेड़घाट मध्य प्रदेश में, तो ये सही है। पर्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में, तो ये भी सही है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है, तो ये भी सही है। और कामाख्या मंदिर असम में है, ये भी सही है। ज़्यादा तो कामाख्या मंदिर के बारे में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट है इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। रेहला यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं कहीं पे रेहला मिल जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो रेहला में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन होगा, अभी इसमें कितने सही कथन है ये सब पूछ रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही है, जिसमें इब्न बतूता ने मिट्टी की उर्वरता के कारण भारतीय कृषि को बहुत उत्पादक पाया, जिसमें किसान साल में 2 फसलें उगा सकते थे। तो ये सही है। उनके अनुसार दिल्ली में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है जिसे तरबाबाद के नाम से जाना जाता। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये दिल्ली में नहीं है और दौलताबाद में है, क्योंकि जो ये आए थे इब्न बतूता आए थे वो MBT के समय में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था। तो ये दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के एक बाजार थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और इब्न बतूता डाक प्रणाली की दक्षता से चकित थे और वह पान और नारियल के से पूरी तरह से अपरिचित थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है, जबकि दूसरा गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे कि भक्ति संत अपार संबंदर सुंदरार और मनिका सागर को तमिल में नलवर 4 के रूप में संदर्भित किया गया था। कौन सा चोल शासक शिव मंदिर में भक्ति संत अपार संबंदर और सुंदरार की धातु की मूर्तियों को प्रतिस्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, परांतक प्रथम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पुस्तकों और लेखकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग सुमेलित है। तो मुनीस अल अरबाह किसने लिखा था, तो जहां आरा ने, तो ये सही है फ्रेंड्स। और मुर्का ए दहली अमीर खुसरो, तो ये गलत है फ्रेंड्स, मुर्का ए दहली दरगाह कुली खान लिखे थे। ठीक है, कुली खान ने लिखा, उनका बुक था। और कसफ उल महबूब किसका महजूब किसका है, तो दातागंज बख्श का, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछा है कि कितने कथन सही है, कितने कथन सही है, तो ये देख लेंगे फ्रेंड्स। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें केवल 2 कथन सत्य है, जिसमें उन्हें यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती स्थापित किए थे। तो ये भी सही है। हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर के गोपुरम में कृष्ण देवराय की मूर्ति स्थापित है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, हम्पी में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चिदम्बरम मंदिर में कृष्ण देवराय की मूर्ति स्थापित किया गया है। तो इसलिए तीसरा गलत है और 1 और 2 सही था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका होगा उसने अपने सैनिकों को लूट का हिस्सा देकर भुगतान किया जाता था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो लूट का हिस्सा नहीं देते थे वो, बल्कि क्या करते थे, तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो लूट का हिस्सा न देकर के सैनिकों को अपनी नगद भुगतान दिया करते थे। तो ये तो गलत हो गया। उसने पूरे देश में शराब नशीली दवाओं को सख्त प्रतिबंध कर दिया था। तो पूरे देश में नहीं किए थे फ्रेंड्स, वो दिल्ली में किए थे, दिल्ली में ही था, तो वो भी गलत है। कुलीन पुरुषों के परिवार के बीच विवाह गठबंधन बिना किसी प्रबंधन की अनुमति दी गई थी। तो बिल्कुल गलत है, उसमें सुल्तान से परमिशन लेना ही होता था। तो ये भी गलत है। उसने मलिकाना हक या धार्मिक बंदोबस्त द्वारा रखे गए गांवों को शाही नियंत्रण में लाया था। तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 का आंसर है खफी खां। खफी खां ने किस मुगल शासक को उपाधियों और पुरस्कारों के अनुदान से सभी पक्षों को खुश करने की प्रवृत्ति को कारण शाह ए बेखबर कहा था। तो किसे कहा था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया बी, बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था, उनका कार्यकाल
1707 से 1712 था। जो औरंगजेब के मरने के बाद उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, उन्हें शाहे बेखबर कहा जाता था। और किसने कहा था? तो खफी खान ने कहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट निम्नलिखित अभिकथन है, ए और आर है, तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक ने भारत के कृषि परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने गेहूं और चावल जैसी खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया, जिसे यूरोप में निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रथम अभिकथन सही है पर कारण गलत है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, वो निर्यात नील, कपास और अफीम जैसी चाय, कॉफ़ी, नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलों के लिए खेती को बढ़ावा देते थे, न कि गेहूं चावल का। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें युग्म है और किला है, निर्माणकर्ता है। तो सही सुमेलित, कितने सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित है फ्रेंड्स। तो पोर्ट सेंट जॉर्ज किसने कहाँ कौन बनाए थे? तो ब्रिटिश बनाए थे और ये चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो सही है। पोर्ट विलियम, तो पोर्ट विलियम पुर्तगाली, तो गलत है फ्रेंड्स। पोर्ट विलियम भी अंग्रेज बनाए थे और ये कोलकाता में है। पोर्ट सेंट एंजोल डेनिश बनाए थे, तो ये भी गलत है, ये अंग्रेज ही बनाए थे फ्रेंड्स और ये कन्नौर में था। पोर्ट डेंसबोर्ग पुर्तगाली बनाए थे, तो ये भी गलत है, ये डेनिश बनाए थे। तो इसमें तीनों गलत है, ठीक है। इसमें एक ही सही था, तो इसका सही पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नीचे उल्लिखित भारतीय जनजातीय विद्रोह को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में देख लेते हैं कौन सा होगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, जिसमें सबसे पहले चौर विद्रोह हुआ था। चौर विद्रोह कब हुआ था? तो 1766 से 1816 तक हुआ था और ये मिदनापुर जिले में हुआ था, ध्यान रखिएगा, चौर विद्रोह। उसके बाद हुआ था रामोशी विद्रोह, जो रामोशी विद्रोह 1822 से 1829 के बीच में हुआ था और ये पश्चिमी घाट में हुआ था रामोशी विद्रोह। उसके बाद हुआ था कोल विद्रोह, जो 1831 से 32 तक हुआ था और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855 टू 1856 के बीच में हुआ था, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में संथाल क्षेत्र पे हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता कौन थे फ्रेंड्स? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट, जिन्हें स्थानीय श्रमिकों के साथ अनुबंध सुरक्षित करने के लिए नियुक्त किया जाता था, तो उसको गुमास्ता बोलते थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। दस्तक क्या था? तो 19 का आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें आंतरिक व्यापार के लिए निःशुल्क पास की एक प्रणाली होती थी, उसे दस्तक कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 1905, 20 का क्वेश्चन, 1905 में बंगाल के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें लिखा है कि कौन से कथन सही है, सही कथन ही चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, जिसमें लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के लिए दिया गया आधिकारिक कारण प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था। तो ये सही है। और विभाजन के खिलाफ आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन का समर्थन किया था। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, वो समर्थन नहीं किए थे, वो विरोध किए थे। तो 1 और 3 सही था। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके खिलाफ एक आंदोलन था? तो 21 का आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व के अनुचित वृद्धि के कारण। तो इसका आंसर हो गया सी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व में हुआ था फ्रेंड्स। ये बारदौली में हुआ था, गुजरात में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के मूल अवधारणाकार कौन थे? तो मोहन सिंह थे। तो ध्यान रखिएगा, जो जापान में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है, कंफ्यूज हो जाता है लोगों को। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों के आधार पर वर्णित स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें। इसमें 23 का आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्रता सेनानी किसके बारे में ये सब व्याख्या की गई है, तो ये देख लेंगे। तो उन्हें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय झंडा
झंडा फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है, वह कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गई और नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जुलूस में भाग लिए थे। 1954 में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की महिला शाखा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स के गठन में मदद की, लेकिन निकिता खुर्चेव द्वारा स्टालिन को स्वीकार करने के बाद 1956 में पार्टी छोड़ दी थी। तो किसके बारे में ये सब है फ्रेंड्स? तो ये अरुणा आसफ अली के बारे में ये सब उनको बताया गया था, उनकी विशेषताएं बताई गई थी, वो कौन थी वगैरह। तो अरुणा आसफ अली, इसका आंसर हो जाएगा सी। 24 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अहिंसक आंदोलन था? तो ये अहिंसक आंदोलन बारदोली आंदोलन था, बाकी मोपला, तेलंगाना और संथाल ये हिंसक आंदोलन था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वराजवादी नेताओं के प्रति महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें स्वराजवादियों के परिषद प्रवेश कार्यक्रम को विरोध किए थे। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और उन्होंने उन्हें कभी देशभक्त नहीं माना और स्वराजवादियों के साथ किसी भी व्यक्तिगत संबंध से परहेज किए थे। तो ये गलत है फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन हाँ वो विरोध जरूर किए थे। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, एक सही है, पहला सही दूसरा गलत है। 26 का क्वेश्चन है, देख लेंगे क्या है। तो परवली दर्पण, जिन्हें परवलिक परावर्तन के रूप में भी जाना जाता है, एक घुमावदार दर्पण होते हैं जिनका आकार क्रांति के परवलिक का अनुसरण करता है। इन दर्पणों में अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें प्रकाश और ऊर्जा के अन्य रूपों को केंद्रित करने में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। परवलिक दर्पणों को निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी। इसमें है सौर कुकर, कार हेडलाइट, ध्वनियों अनुप्रयोग और सैटेलाइट डिश। ये सभी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। सही उत्तर डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का मूलभूत बल नहीं है? तो मूलभूत बल कौन नहीं है? तो घर्षण बल मूलभूत बल नहीं है, क्योंकि घर्षण बल क्या है फ्रेंड्स? तो घर्षण बल एक व्युत्पन्न बल है, ना कि मूल बल है। और मूल बल कौन है? तो प्रकृति के 4 मूलभूत बल हैं। कौन से? तो गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, प्रबल नवकीय और दुर्बलता नवकीय बल इत्यादि है। और घर्षण बल इसमें नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 28 का है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब क्या? तो जब प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और घटना का कोण क्रांति कोण से बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों सही है, बी और सी सही है। नेक्स्ट है, कांच में गर्म पानी डाला जाता है तो कभी कभी कांच टूट जाता है। क्यों टूट जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 29 का। क्यों? क्योंकि कांच गर्मी का खराब संवाहक है और असमान रूप से फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 29 का सी। 30 का क्या है कि अस्यूडो हेलोजन बहुपरमाणु अणु होते हैं जो अपने रासायनिक गुणों में हेलोजन जिसमें 17 तत्व में मिले जुले होते हैं। वे हेलोजन के समान आयन, अम्ल और अंतर हेलोजन यौगिक बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संयुहोलोजन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, साइनोजेन। आंसर बी। नेक्स्ट है, अति चालकता एक उल्लेखनीय घटना है जहां कुछ पदार्थ शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रदर्शन करते हैं। यह उन पदार्थों में देखा जाता है जब, तो 31 का क्या होगा? तो जब उन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 31 का बी। 32 का क्या होगा? तो सुगंधित यौगिक चक्रीय संयुग्मित प्रणाली में पाई इलेक्ट्रॉनों की विस्थापनीकरण के कारण अब असाधारण स्थिरता प्रदर्शन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में सुगंधिता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से कैसे समझा जाता है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, हलक के नियम के अनुसार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अतिचालक
नेक्स्ट है अतिचालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही हैं। और कौन कौन सही है तो ये इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स है ना कि बोलते हैं कि मैम बहुत कम टाइम में बनाइए, लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं जो आंसर है और जो ज़रूरी है वही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी को मैं इसको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें अति चालकता कम तापमान पे कुछ सामग्री में विद्युत प्रतिरोध की पूर्ण अनुपस्थिति होती है, तो ये सही है। और MRI मशीनों में आमतौर पे कम तापमान वाले सुपर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, तो 1 और 3 सही था, इसलिए आंसर इसका हो गया बी। ठीक है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है मीथेन CH4 प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसके प्रकाश में मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 34 का आंसर क्या होगा, तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। केवल सत्य क्वेश्चन है तो केवल 3 सत्य है, जिसमें मीथेन की रिहाई जो मुख्य रूप से गैस हाइड्रेस से प्राप्त होते हैं, वे पनडुब्बी भूस्खलन को ट्रिगर करने में सक्षम करने की क्षमता होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 34 का सी। नेक्स्ट है चीन पश्चिम प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का प्रयोग कर रहा है। इसका काम भूत कणों का प्रयोग लगाना है, पता लगाना है, जिन्हें न्यूट्रॉनो भी कहा जाता है। न्यूट्रॉनो का अक्सर भूत कण के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्यों? तो क्योंकि परस्पर प्रभाव डाले बिना पदार्थ से गुजर सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाए इसका बी। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने एक ईंधन सेल विकसित किया है जो मिट्टी के बैक्टीरिया से ऊर्जा निकाला जाता है। इस कथन के आलोक में ईंधन सेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो 36 का सही कथन क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है, जिसमें सॉलिड ऑक्साइड ईंधन सेल SOFC उच्च तापमान पर काम करते हैं और स्थिर बिजली उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं, तो आंसर इसका हो गया 36 का बी। नेक्स्ट है 37 का कि सनस्क्रीन त्वचा को परावैंगनिक UV विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 2 सामान्य सक्रिय तत्व क्या हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम और डाइऑक्साइड है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ये जीवित चीज़ों के लिए निर्देशित पुस्तिकाओं की तरह है। इनमें यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है कि जो कोई जीव कैसा दिखता है, व्यवहार करता है और कार्य करता है। ये केवल आनुवांशिक जानकारियों के भंडार नहीं हैं, ये एक बिल्कुल सेलुलर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। गद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर है, क्योंकि इतना क्वेश्चन ही इतना बड़ा बना देता है फ्रेंड्स कि उसमें डिस्क्राइब कितना करेंगे, है ना। तो इसके आंसर है कार्यात्मक गुणसूत्र के बारे में ये सब कहानी था, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है माइकोरिजल कवक पौधे की जड़ के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिससे पौधे की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, खासकर ऐसी मिट्टी में जहां कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। माइकोरिजल एसोसिएशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो किसके लिए है फ्रेंड्स, 39 का आंसर हो जाएगा बी। इसका है फास्फोरस की नमी वाली मिट्टी में, तो आंसर बी। नेक्स्ट है किस संगठन ने विज्ञान अनुसंधान और नवाचार में कैरियर के लिए प्रभावशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए इंस्प्रिट कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, DST ने, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कैमरून सरकार द्वारा सह आयोजित अरुंडे सम्मेलन में अरुंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये निम्न में से संबंधित है, तो अरुंडे घोषणा किससे संबंधित है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मलेरिया से संबंधित मृत्यु को रोकना है, तो ध्यान रखिएगा मलेरिया से संबंधित मृत्यु को रोकना है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है भारत के यूरेनियम भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कथन सत्य नहीं है इसमें देखना है फ्रेंड्स, तो 42 का आंसर हो जाएगा सी।
भारत की यूरेनियम भंडार मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत है। और भारत के पास दुनिया के यूरेनियम भंडार का केवल 2 से 3% ही है, तो ये सही है। और भारत के थोरियम भंडार उसके यूरेनियम भंडार की तुलना में बहुत अधिक है। और भारत यूरेनियम का आयात ज़्यादा कजाकिस्तान से करता है, तो एक ए, बी और डी तीनों सही था, सी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछ रहा था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 43 का कि ताजे फल और सब्जियों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, वे चयापचय के दौरान उत्पन्न हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन वायरस का सटीक वर्णन करता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, वे चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 45 का हो जाएगा कि अनिषेकजनन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें भ्रूण विकसित होता है, हैरू होता है, वो क्या है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, एक अनिषेचित अंडा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो कौन सा 46 का आंसर हो जाएगा डी, असेंबली भाषा, ठीक है, ये क्या है, तो ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, जबकि जावा, पाइथन और C++ ये प्रोग्रामिंग भाषा है, ये ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी संचार नेटवर्क के तत्वों की व्यवस्था या लेआउट को संदर्भित करता है, इसमें उपकरणों के बीच भौतिक और तार्किक कनेक्शन दोनों शामिल है। किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी सभी उपकरणों को एक केंद्रीय हब या हब और स्विच से जोड़ता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है 48 का कि निम्नलिखित एक ही अक्षांश पर एक पहाड़ी क्षेत्र के मैदान की यात्रा करते समय एक व्यक्ति लगातार किस स्थिति का निरीक्षण करेगा, तो इसमें लिखा है कितनी सही है, तो ये देख लेंगे 48 का कितनी सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, और उसमें कौन, तो वायुमंडलीय दबाव में वृद्धि और वो फील करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। औसत वार्षिक वर्षा कमी और अब औसत वायु वेग में वृद्धि, तो ये सब गलत है फ्रेंड्स, ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है ओस तब बनती है जब सतहों का तापमान ठंडा हो जाता है, जिससे सतह के पास की हवा अपने ओस बिंदु पर पहुंच जाती है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान पर ओस अधिक बार बनेगी, तो इस 49 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य तापमान और उच्च आर्द्रता वाले तटीय क्षेत्रों पे, तो आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट है विश्व मानचित्र पर निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी ध्रुव के सबसे निकट स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के सबसे निकट स्थित तो कौन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का सी, चिली। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है, तो 51 का क्या होगा, तो इसका आंसर है सी, 1 और 3 सही है, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडलियों की उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गैसों से निकटता से जुड़ी हुई है, और पौधे और शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने भूवैज्ञानिक समय में वायुमंडल की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है 52 का कि उत्तरी गोलार्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है, और इसमें पूछा है सही उत्तर को चुने, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 4, जिसमें 21 जून को ग्रीष्म क्रांति बनाते हैं और 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च को क्या मनाते हैं फ्रेंड्स, तो 21 मार्च को यह उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुवत है, ठीक है, न कि शरद विषुवत है, तो ये बसंत विषुवत होगा 21 मार्च को। और 23 सितंबर को क्या होता है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुवत है, तो ये दोनों गलत है, ये 2 और 4 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है 53 का कि भूकंप के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कितनी कथन सही है, तो कितने कथन सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है डी, ठीक है।
तो रिक्टर स्केल भूकंप से होने वाले दृश्यमान नुकसान को ध्यान में रखते हुए तीव्रता को मापता है। तो रिक्टर स्केल मुख्य रूप से भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए कथन पहला गलत हो गया। मर्कली स्केल परिणाम परिमाण का आकलन करता है जो भूकंप के दौरान निकलने वाले ऊर्जा की मात्रा से जुड़ा होता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। और निकलने वाली ऊर्जा के सीधे नहीं मापता है, इसलिए गलत हो गया। और तीसरा भी गलत है, ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पुराने बलित पर्वत मानी जाती है? दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें केवल दो है। इसमें पुरानी बलित पर्वत कौन कौन है? तो अरावली और यूराल पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 और 3 सही है, जबकि एंडीज और एटलस पर्वत क्या है? तो एंडीज पर्वत है जो अपेक्षाकृत युवा है, और एटलस पर्वत भी मोरक्को और ट्यूनीशिया में फैले हुए। ये भी माउंट एटलस का सबसे बड़ा, इसमें माउंट एटलस इसमें सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये भी क्या है? तो ये भी नवीन पर्वत है, युवा श्रृंखला है। तो एंडीज और एटलस नवीन है, जबकि अरावली और यूराल ये है, तो ये सबसे पुरानी पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 55 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, जिसमें कर्क रेखा और भारतीय मानक मध्याह्न रेखा केवल एक राज्य में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा भी था, तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा केवल छत्तीसगढ़ कोरिया जिले को प्रतिच्छेदित करता है, तो छत्तीसगढ़ को ही प्रतिच्छेदित करता है। ये उसमें जगह का नाम क्या है? तो कोरिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है 56 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है ये देखना है। तो 56 का सही कथन चुनते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही है, जिसमें कर्क रेखा माही नदी को 2 बार प्रतिच्छेदित करती है। तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार प्रतिच्छेदित करती है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और ब्रह्मपुत्र नदी 3 अलग अलग देशों से होकर बहती है, तो ये भी सही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, दूसरा भी सही है। गोदावरी नदी भारत की सीमाओं के भीतर सबसे लंबी नदी है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी नहीं है, ये गंगा नदी है, तो ये तीसरा गलत था, और 1 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल खाती है? तो इसमें सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन मेल खाती है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार क्रेटेशियस काल का है, तो ये सही है। हिमालय इयोसीन काल का, तो ये भी सही है। और गंगा चतुर्थ युग मतलब नवीन है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है 58 का कि अभिकथन दिया है और कारण दिया है फ्रेंड्स। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में टेक्टोनिक प्रक्रिया द्वारा गठित पनडुब्बी लकीरों के समुद्री विस्तार का परिणाम है। और दूसरा में है कि सरकार निकोबार द्वीप हिंद महासागर में मध्य भारतीय कटक के निकट है। तो इसका आंसर क्या होगा 58 का? इसका आंसर हो जाएगा 58 का सी, पहला सही है परंतु दूसरा गलत है, ठीक है। तो कार निकोबार द्वीप मध्य भारतीय रेंज के पास स्थित नहीं है, जबकि मध्य भारतीय रेंज हिंद महासागर में एक अपसारी प्लेट सीमा है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप एक अभिसारी प्लेट सीमा के पास स्थित है। तो ये देख लेंगे, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय नियतिवाद की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसमें सबसे सटीक रूप दर्शाता है? तो फिर 59 का आंसर हो जाएगा ए, भौतिक पर्यावरण अनिवार्य रूप से व्यक्तियों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिणामों को आकार देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित करें। इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर करना है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें नामदफा, उसके बाद ओरांग, उसके बाद 3 में वाल्मीकि और चौथा में रणथंभौर राजस्थान में है, वाल्मीकि बिहार में है फ्रेंड्स, और नामदफा पूछेगा। ओरांग कहाँ है? तो ओरांग आपको असम में है, ओरांग असम में है, और राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरांग और सोनीपत ब्रह्मपुत्र नदी पे भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है
भारत में समुद्री माफ कीजिएगा, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 61 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गलत कथन चुनना था तो गलत कथन में ए होगा। 1 और 2 गलत कथन है तो तीसरा सही है, तो हम जो सही है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 गलत है, तीसरा सही है, इसमें गलत कथन ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है 62 का कि आय के चक्रीय प्रभाव के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन में शामिल है, क्या क्या है, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। सरकारी खर्च और निवेश जो कुल आय प्रवाह में वृद्धि करते हैं और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा सही कथन कुछ कितने सही कथन है तो वो देखना है, तो 63 का आंसर हो जाएगा डी। कोई भी सही नहीं है जिसमें जीएसटी व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, तो जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है, फिर ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी में नए अप्रत्यक्ष कर पेश किए जाते हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो भी है उसमें पहले से किया जाता था। और जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू करता है, तो ये भी गलत है, तो तीनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी। नेक्स्ट है 64 का कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी द्वारा भारत में प्रतिभूति बाजारों की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, तो 64 का कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर है बीमा कंपनी सेबी द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जबकि स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट इत्यादि सेबी द्वारा ही निर्धारित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 65 का कि भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा कि कितने कथन सही है 65 का, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन सत्य है, जिसमें कौन कौन सत्य है फ्रेंड्स, तो पीपीई में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग शामिल है, तो ये सही है। और पीपीपी परियोजनाओं में बिल्डर ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल का पालन किया जाता है, तो 1 और 3 सही था, दूसरा गलत है। निजी कंपनी पीपी परियोजना से जुड़े सभी वित्तीय जोखिम उठाती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट और होता है, तो ये सिर्फ निजी नहीं करता है फ्रेंड्स, इसमें दोनों को करना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का 65 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 है और तीसरा गलत है। जिसमें सरकारी निजी भागीदारी के लिए कुछ जोखिम को कम करने के लिए गारंटी या सब्सिडी दे सकती है, तो सिर्फ प्राइवेट बैंक को लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में नीचे दिए गए घटकों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है 66 का, तो आंसर हो जाएगा डी। सरकार द्वारा स्थानांतरित भुगतान शामिल नहीं है जीएसडीपी में, जबकि अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का कुल मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सरकारी व्यय, ये तीनों शामिल है, जबकि डी शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो शामिल नहीं है वही पूछ रहा था। नेक्स्ट है भारत में राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें गलत कथन को चुनना है, तो 67 का गलत कथन कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसमें टेलीग्राम में, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स, तो जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन टैक्स, जिसमें पर्यावरण या प्रदूषण कर के रूप में भी जाना जाता है, पुराने वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था, जो आमतौर पर उच्च स्तर के प्रदूषण उत्सर्जन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ग्रीन टैक्स से बाहर रखे गए हैं, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 3 और 4, जिसमें एक पुरानी सीएनजी कार और नए इलेक्ट्रिक कार को जीएसटी से ग्रीन टैक्स से बाहर रखा गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए, जबकि एक पुराने डीजल कार और एक पुराने पेट्रोल कार दोनों को ग्रीन टैक्स में बाहर नहीं रखा है, उसमें इंक्लूड किया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 69 का
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण खुले बाजार संचालन OOMO को परिभाषित करता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। इसमें बैंकिंग प्रणाली में भंडार के स्तर को समायोजित करने और धन आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को अस्थायी खरीद या बिक्री शामिल है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा सी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें लिखा है सही कथन को चुनना है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है। इसमें RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति और वित्तीय विनियमन के लिए जिम्मेदार है। तो ये सही है। और RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण रेपो दर निर्धारित करती है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो 1 और 2 सही था, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर मंडप, अशोक हॉल का नाम बदलकर मंडप कर दिया है। क्या क्या किया है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, गणतंत्र कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप का रख दिया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 72 का कि भारत में विदेशी मुद्रा दर FX दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 72 का सही कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, जिसमें उच्च FX दर अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपये की मजबूती को दर्शाती है और रुपये में गिरावट वैश्विक बाजार में निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट रखेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में FDI के लिए शीर्ष स्रोत सिंगापुर, मॉरिशस और UAE, नीदरलैंड और जापान है। तो ये चौथा गलत है फ्रेंड्स। ये मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह को शीर्ष 5 देश कौन कौन है? तो मॉरिशस है जो 26, सिंगापुर 23, USA 9 और नीदरलैंड 7 और जापान 6 है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा लाया है मॉरिशस, ना कि सिंगापुर। तो इसलिए डी गलत हो गया। बाकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किसी विदेश संस्था द्वारा किसी अन्य देश में संचालित व्यवसाय में पूंजी के निवेश को संदर्भित करता है। FDI बहुत जरूरी विदेशी पूंजी लाता है और जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास को वित्त पोषण करने नई तकनीकों को निवेश करने और रोजगार सृजन करने के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को रिकॉर्ड $70.97 बिलियन FDI प्रवाह प्राप्त हुआ था। तो तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 24 का कि मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों में औसत उपलब्धि को मापने वाला एक समग्र सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक HDI की सीमाओं में से एक है। क्या है इसमें? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी। देश के भीतर विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है भौगोलिक संकेत टैग, जिसे GI टैग का उपयोग उन उत्पादों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें से ऐसे गुण या प्रतिष्ठा होती है जो उस उत्पत्ति के कारण होती है। निम्नलिखित में से किस उत्पादन को अभी GI टैग प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? 75 का आंसर हो जाएगा लिट्टी चोखा को नहीं किया गया, जबकि बनारसी ठंडाई, त्रिपुरा माता बारी पेड़ा और जौनपुर इमरती को GI टैग दे दिया गया। लिट्टी चोखा जो बिहार का फेमस है, जो अभी उन्हें GI टैग प्राप्त नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, 75 का हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित अभिकथनों और कारणों का पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो यह अभिकथन क्या था? तो भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ संघवाद भी है, 76 का। और दूसरा है कि स्वतंत्रता के समय एकता की चिंता के साथ साथ देश में कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं व्याप्त थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 76 का। ये दोनों है, एक आर और ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो 77 का सही कथन क्या होगा? तो प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में 368 के तहत संशोधित तो नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स, एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो ये सही है फ्रेंड्स। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया है। प्रस्तावना में बताए गए उद्देश्य कानून की अदालतों में लागू करने योग्य है। तो ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन 1 और 2 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए दोनों गलत है, जिसमें संशोधन केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, तो एक बिल्कुल गलत है। और सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, कोई ऐसे संविधान संशोधन होता है जिसमें जो विधानसभाओं के भी अनुसमर्थन की जरूरी होता है, न कि सभी संवैधानिक संशोधन में। तो इसलिए दोनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 79 का है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद नंबर 61 में ये सब ये कहा गया है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संविधान के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 80 का सही कथन क्या होगा? तो बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करना जो समाज के सदस्यों के बीच समन्वय की अनुमति देता है, सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाना, राजनीति में जिम्मेदार नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करना है। तो इसमें चारों आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 80 का डी हो गया। नेक्स्ट है 81 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 398 रह गया था। तो ये सही है। और 81 का आंसर है 398 नहीं रह गया था। क्या है? तो भारत के विभाजन के बाद 299 ही रहा था फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला गलत है। और 26 नवंबर 1949 को उपस्थित संविधान सभा में 384 सदस्यों ने संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे। तो 81 का ये भी गलत है फ्रेंड्स। इसमें कितनी किए थे? तो 284 किए थे। ठीक है, 284। तो इसका आंसर था क्या? तो 81 का आंसर था डी फ्रेंड्स, दोनों गलत है। ठीक है। और नेक्स्ट है 82 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन का चुनना है। तो गलत कथन कौन से होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र में संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में निर्णायक रूप से स्थापित करता है। तो ये सही है। और यह निचली अदालत ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये भी सही है। भारत के क्षेत्र में सभी न्यायिक प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसमें सभी सही है। ठीक है। 83 का क्या होगा फ्रेंड्स? ये देख लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट है 83 का कि वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 सही है, जिसमें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है और यह केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण की सिफारिश करते हैं। इसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होते। तो ये नहीं है फ्रेंड्स। और ये आर्टिकल्स कितने हैं? तो 280 है। ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का। 84 का आंसर हो जाएगा सी। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सौदेबाजी संघवाद के रूप में किसने परिभाषित किए हैं? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी। मॉरिस जोन ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी संघवाद के रूप में परिभाषित किए थे। तो आंसर इसका बी हो जाएगा।
86 का है कि निम्नलिखित में से किस जातीय समूह के बीच वर्ष 2023 में भारत के उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर में जनजातीय हिंसा भड़की उठी है। तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, मेतई और कुकीजों के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के संबंध में हाल ही में हुए विवाद के संदर्भ में आम आदमी पार्टी के निम्नलिखित नेताओं में से किससे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया है। तो 87 का आंसर होगा बी, कुलदीप कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट है 88 का कि भारतीय प्रधानमंत्री के यूएई यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा घटनाएं देखी गई है। तो इसका आंसर है कि आप सही उत्तर पूछना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन। तो ये सही है। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और अल्हान मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही था। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 89 का आंसर क्या होगा। तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें दोनों गलत है, इसमें सही कथन कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे लिखा है कि 2024 यूनाइटेड किंगडम का अपना आम चुनाव हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में 650 सदस्यों को चुनने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। ठीक है, इसमें सही पूछ रहा था तो कोई भी सही नहीं था। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने अगले 2 वर्षों में निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से किसमें गैंडे वाले क्षेत्र को 5% तक बढ़ाने के उद्देश्य से एक राइनो टास्क फोर्स का गठन करने का लक्ष्य रखा है। तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर उसका हो गया बी। नेक्स्ट है एकमात्र टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पे और अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों दावा करते हैं यह क्षेत्र हाल ही में 2 गणराज्यों के बीच सशस्त्र लड़ाई के कारण चर्चा में रहा था। तो 91 का आंसर हो गया डी, नारगोन करबाख, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 92 का कि भारत का दूसरा स्पेस पोस्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च करना है। तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, कुसेरकरपट्टिनम में। ठीक है, तो इस रेंज का हो जाएगा डी। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बख्तियारपुर में उद्घाटन किए गए मंजू प्रसाद प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम किस दिवंगत पत्नी के नाम पे रखा गया है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, नीतीश कुमार की पत्नी के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा 94 का डी, विनीत कुमार को नहीं किया गया, जबकि अनिल कुमार सिन्हा, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डी को दिया गया है, जबकि विनीत कुमार को नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 93 का आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 93 का आंसर क्या था फ्रेंड्स, सॉरी 94 का है ना, 94 का आंसर डी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सांची, माफ कीजिएगा, सांची के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो सांची के बारे में गलत कथन कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा महावंश में इस स्थल को चेतियाचगिरी कहा जाता था। तो ये सही है। और यह एक विशाल धरोहर है, तो ये भी सही है। यहाँ बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है। और यह भारत का तीसरा सौर शहर है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सी। इसमें गलत कथन ही पूछ रहा था। तो सांची में हरित परिवर्तन में नगर निकाय के लिए सौर कुशल उपकरणों, ई चार्जिंग स्टेशन और सौर स्ट्रीट लाइटों और सौर जल विकास भी शामिल है। और पहला तो ये गलत था फ्रेंड्स, सी इसका आंसर होगा, सी गलत था। नेक्स्ट है हाल ही में अरब के किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे कमल मुद्रा पद्मासन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए हैं। तो ये कहाँ पे है हुआ है फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री किए हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, सुल्तान अल न्यादी। ठीक है, नेक्स्ट है
हाल ही में बिहार उच्च न्यायिक सेवा शोधन नियम 2023 और बिहार सिविल सेवा न्यायिक शाखा भर्ती संशोधन नियम 2023 के अनुसार निचली न्यायपालिका में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, 60%। नेक्स्ट, हार्ट अटैक से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर को चुनना है। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4, जिसमें 29 सितंबर को हार्ट अटैक डे मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 29 सितंबर को। और उसके बाद STEMI में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो 1, 3 और 4 सही है, ठीक है, 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 98 का सी। 99 का क्या होगा तो देख लेंगे इसमें। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर का, ठीक है। नेक्स्ट है 16 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय क्या था? तो पहले ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा AI के युग में मीडिया। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1 साल का करंट अफेयर पूछता है और ये जो करंट अफेयर हमें मिल रहा है, इसमें जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर मिल रहा है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो 101 का आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन शेष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लकड़ी के अवैध व्यापार के लिए अभियान शुरू किया है ऑपरेशन शेष। 101 का। नेक्स्ट 102 का कि एंथुरियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय उत्सव है? तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE में पहले हिंदू मंदिर के रूप में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इस संदर्भ में बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? तो 103 का आंसर हो जाएगा 1905 में, आंसर सी। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजना है? तो 104 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खनन मंत्रालय, ये सारे कुछ गलत है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, विश्व विज्ञान योजना भी विश्व विज्ञान मंत्रालय का ही योजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी गलत है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 105 का क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें केवल 2 सही है, जिसमें एताना बोनामाती ने महिला खिलाड़ी का वर्ष पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर है बी। लियोन मेसी हॉलैंड के नहीं है फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के हैं, इसीलिए पहला गलत था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया गया है? तो 106 का आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 1, 2 और 1, 4 और 5 में, जिसमें भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट 107 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा सही है? तो ये पूछना है। तो सही 107 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है, जिसमें बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया है और भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ठीक है, इसका आंसर होगा सी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, इससे शॉर्ट अब नहीं बन पाएगा वीडियो, क्योंकि 150 क्वेश्चन रहता है और अगर आप सोचेंगे कि 50 मिनट में या 40 मिनट में कंप्लीट हो जाए तो ये नॉट पॉसिबल है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर दोनों ही हमें देखना होता है, ठीक है। तो अगर टेस्ट आप लगाते हैं तो आपको 1 घंटा से ऊपर का ही वीडियो मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाफ सलाम को चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये युगांडा के हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रीरंगम मंदिर
मंदिर का दौरा किया है? यह भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो श्रीरंगम मंदिर कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तिरुचिरापल्ली में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था ए। नेक्स्ट है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 110 का सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, जिसमें विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सरकारी गठबंधन ICA द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीती, जिसमें 208 सीटें बरकरार रखी और 92 सीटें खो दी। 92 सीटों में से सबसे बड़ा नुकसान जिस निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो 111 का आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। ये बहुत पुराना करंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत पुराना है तो ज़रूरी नहीं भी है। और वापू भारतीय की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक वाहन टैक्सी सेवा है, जिसमें बिकोजी इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में लॉन्च किया गया है? तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, असम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने आइंस्टीन प्रोब नामक खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, चीन ने। आइंस्टीन प्रोब नामक खगोलीय उपग्रह चीन का है जो अंतरिक्ष में भेजा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक नए आपराधिक कानूनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय दंड संहिता के तहत धाराओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या हुआ? तो नहीं, घटाई गई है फ्रेंड्स, बड़ी वृद्धि नहीं हुई है, तो पहला गलत है। और दूसरा है कि भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराधों और आर्थिक अपराधों के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 15 का है कि ICC पुरुष 2023 में सबसे संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और 115 का आंसर हो जाएगा। विराट कोहली ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता घोषित किए गए हैं, तो ये सही है। और सूर्य कुमार यादव ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए, क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं, तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा T20 का सूर्य कुमार घोषित किए गए थे, न कि IIT का। भारत की T20 दिग्गज सूर्य कुमार यादव को ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, न कि ICC का, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल के दौरान बिहार के किस जिले के सैनिकों ने श्वेत विद्रोह में भाग लिया था? तो 116 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर के। नेक्स्ट निम्नलिखित जिलों पर विचार करें और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें से किस जिले में नोनिया का उत्पादन होता था, जिसका उपयोग सोरा तैयार करने के लिए किया जाता था, जिसके कारण 1770 से 1800 के बीच में नोनिया विद्रोह हुआ था? तो जगह कहाँ कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया और तिरहुत, चारों जगह पे होता था नोनिया विद्रोह हुआ था, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ैया ताल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो 118 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। ये अभी बिहार स्पेशल से करें है फ्रेंड्स, और बिहार स्पेशल का हम 2 बुक करवा दिए हैं फ्रेंड्स, जिसमें एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह और साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का जो बुक आता है MCQ बेस पे, 4 ऑप्शन आते हैं, वो हमारा दोनों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर में खान ग्लोबल स्टडी और BPSC मेकर और साथ ही साथ परफेक्शन और एडिटोरिया का भी चल रहा है, तो आप वीडियो भी सुन लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। तो बढ़ैया ताल आंदोलन इसे बकासत आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसे जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 119 का कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? तो 119 का आंसर हो जाएगा सी, बिपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में नाम तुगलकपुर रखा गया था? तो 120 का आंसर हो जाएगा बी, तिरहुत को। नेक्स्ट है सासाराम बिहार में शेरशाह के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 121 का सही कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसका आकार षष्ठकोणी नहीं है, अष्टकोणी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो 121 का आंसर हो जाएगा ए, एक सही है, पहला दूसरा, और दूसरा षष्ठकोणी नहीं अष्टकोणीय है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल के दौरान बख्तियार खिलजी ने बिहार पे हमला किया और नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। तो 122 का आंसर हो जाएगा, 122 का आंसर होगा सी, नरसिंह देव। नेक्स्ट है नरसिंह देव कौन थे? तो नान्य देव जो कर्नाटक वंश की स्थापना किए थे ना, वो नान्य देव का ही बेटा थे नरसिंह देव, और उसी के टाइम में ये आया था, कौन आया था? तो फ्रेंड्स तो ये बख्तियार खिलजी आया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1856 में जॉर्ज यूले की मदद से एक पुलिस कानून यूल रूल पेश किया गया था। यह वह बिहार के किस जिले के कमिश्नर थे? तो 123 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर के थे। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया स्तूप की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 124 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी ने पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप की खोज की है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, 124 का बी। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कहानी मारे गए गुलफाम को किस प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म में रूपांतरित किया गया था? तो इसका 125 का आंसर हो जाएगा ए, तीसरी कसम। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा के मैदान में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से जलमग्न निचली भूमि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी, चौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित नहीं करती है? तो गंडक, कर्मनासा और घाघरा करती है, जबकि कोसी नहीं करती है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 127 का आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स इसका हमने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं फ्रेंड्स, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। बिहार स्पेशल में बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें टॉपिक वाइज किया हुआ, जिसमें हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मध्यकालीन और मॉडर्न है, साथ ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार में जनगणना और खनिज, ये सारे कुछ कराया हुआ है। इनफैक्ट जो बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का है ना, पूरा चैप्टर कराया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो जाकर देख लीजिएगा। और इम्तियाज अहमद का MCQ भी बुक अपलोड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। इसमें क्या है? तो दी गई नदियों में से कौन सी नदी बागमती नदी का सहायक नदी है? तो 128 का आंसर हो जाएगा सी, इसमें लखनदेई, चकनाहा और जमुनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 128 का 129 का है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कौन सी युग्म सही सुमिलित है? तो सही सुमिलित कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेऊर नहर। कहाँ है? तो तेऊर नगर पूर्वी चंपारण में, और सकरी नहर मुंगेर में है। ढाका नहर और कमला नहर, ढाका नहर जहानाबाद में नहीं है फ्रेंड्स, ये पूर्वी चंपारण में है। और कमला नहर कहाँ? तो कमला नहर दरभंगा और मधुबनी में है। तो ये दोनों गलत था और एक दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है 130 का। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार आर्द्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु है, तो ये सही है। और बिहार में उत्तर पूर्वी मानसून से अधिकतम वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं होता है फ्रेंड्स, ये बिहार के दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा होती है फ्रेंड, न कि उत्तर पूर्वी मानसून से। और दक्षिण बिहार सूखे की स्थिति को सबसे अधिक संवेदनशील है, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 130 का बी। नेक्स्ट है मोहसिन फानी अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दाविस्तान ए मजाहिब के लिए। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है? तो 132 का आंसर हो जाएगा सी, मधुबनी में। नेक्स्ट निम्नलिखित जिलों पर विचार करें और इसमें ऊपर दिए गए जिलों में से कौन से जिला बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से लाभान्वित हुए हैं? तो बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से कौन कौन हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें राजगीर, गया और बोधगया तीनों है फ्रेंड्स। और ये 67 और 68 में भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा। आई थिंक 67 में ही पूछा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और किले और जिले के बारे में पूछ रहा है। तो 134 का क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है सही युग्म ढंग से मेल खाता है, तो सही भी उत्तर पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी, जिसमें अफसरगढ़ पूर्णिया में नहीं है, अफसरगढ़ नवादा में है। जगदीशपुर किला आरा में है, तो ये सही है। और जलालगढ़ किला पूर्णिया में है, नवादा में नहीं है, तो ये पूर्णिया में, तो ये भी गलत है। और करकटगढ़ मुजफ्फरपुर में है, तो ये भी सही है। तो 2 और 4 सही था, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस त्योहार में देवी मानसा देवी की पूजा की जाती है? तो 135 का आंसर हो गया बी, बिहुला में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिला अस्पताल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता में प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो 136 का आंसर हो जाएगा बी, शेखपुरा को। नेक्स्ट है पावर विदिन नामक महत्वपूर्ण पुस्तक किस बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व विरासत में। पावर विदिन नाम ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व विरासत का पुस्तक है। नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता को सोने के सिक्के देकर सम्मानित किए हैं? तो 138 का आंसर हो जाएगा बी, शाहरुख खान को। नेक्स्ट है किस बैंक ने 24 जुलाई 2024 को रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंथाना को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो 140 का आंसर हो गया बी, हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, और अभी क्या है ना फ्रेंड्स, 141 से 150 तक आपको इसमें मैथ और रीजनिंग होता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ मैं ना PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आपको सब मैथ बना लीजिएगा, रीजनिंग बना लीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको अच्छे से आएगा तो 10 नंबर आपके हाथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, टेस्ट नंबर 15 भी हो गया, तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है परफेक्शनाइज टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।